हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मापन को पढ़ेंगे। ठीक है, मापन को पढ़ेंगे और मापन के अलावा एक और चैप्टर है, ये हमारा 11 चैप्टर है। और जो 12th आपका चैप्टर है वो है आपका शायद दूरी है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये देखिए गति है। ठीक है, मापन और गति आज की वीडियो में ये दो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए आपका जो यहाँ पर ये देखिए आपका सिलेबस है, इसमें देखिए आपका मापन भी है और गति भी है। ठीक है, तो ये 6 क्लास का है। 6 क्लास की आपकी चल रही है अभी बुक। ठीक है, और 6 क्लास में ये 11th और 12th चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। 11th और 12th चैप्टर इस समय आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो 13 और 14 चैप्टर है वो आपका शाम को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन आपके लगभग 15 चैप्टर हैं, वो 14 चैप्टर। ठीक है, 14 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 3 चैप्टर सिर्फ क्लास 6 में बचेंगे, वो तीनों मैं कल कल सुबह की वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा और कल शाम को हम लोग 7th भी अपनी स्टार्ट कर देंगे। और जो स्पीड चल रही है इस हिसाब से ये जो आपकी 6th 7th 8th की SCERT की बुक्स जो हैं, ये आपकी मैंने टारगेट रखा था 5 मार्च का, और इस हिसाब से अगर देखें तो ये 3 मार्च तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम लोगों के पास लगभग 10 से 12 दिन होगा। उसमें हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम से कम 1000 तो मैं आपको करा ही दूंगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस या फिर वन लाइनर, इनमें से देख लेंगे। अगर मुझे थोड़ा सही लगेगा तो वन लाइनर करा दूंगा, क्योंकि वन लाइनर में ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ से भी मिल जाएंगे, सिर्फ इसी बुक से नहीं, इसके अलावा लूसेंट है या NCERT सार संग्रह है, जो भी है मेरे पास बुक्स हैं, उन सब से मैं देख के और जितने भी आपके टॉपिक वाइज हैं वो सारे आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है मापन और गति में। ये 6 क्लास की बुक है तो इसमें कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इनको छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। जो भी सही से तैयारी कर रहा होगा वो छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद 7th क्लास की स्टार्ट हो जाएगी, उसमें चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए मापन। ठीक, मापन पद्धति। इसमें देखिए अंतः वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मापन की यथार्थता है तो एक आवश्यक है मापन का मात्रक ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर माप समान आए। ठीक है, और ये इसकी जो प्रणाली है उसकी रचना किसने की थी? फ्रांसीसियों ने। ठीक, मीटर किलोग्राम सेकंड MKS प्रणाली के रूप में मीटर किलोग्राम पर सेकंड यहाँ पे रखा गया। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, ये प्रणाली से होते हुए आधुनिक मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI सिस्टम में हुआ। तो आज की जो आधुनिक प्रणाली है उसको कहते हैं SI सिस्टम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब यहाँ पे देखिए मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस फ्रांस के नापतोल ब्यूरो में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? पेरिस के, फ्रांस की राजधानी पेरिस में नापतोल ब्यूरो में। ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो NPL है वो आपकी दिल्ली में है। ठीक, NPL की जो प्रयोगशाला है वो दिल्ली में है। अब यहाँ पे मूल मात्रक और उनके संकेत दिए गए। ये क्वेश्चन इनमें से एक ना एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएंगे, कुछ थोड़े से वैसे आएंगे। तो ईजी में से ये आ सकते हैं, बस ईजी उन्हीं के लिए जिनको आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए ये भी टफ है। ठीक है, तो लंबाई का जो भौतिक मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है, वो है मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडिला। और इसके अलावा एक और है विद्युत धारा का एम्पियर। और देखिए लंबाई को m से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को kg, ये तो सब आपको पता ही होगा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल को MOL मोल से, ज्योति की तीव्रता कैंडिला को CD से, और विद्युत धारा को एम्पियर A से। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है दैनिक जीवन में ताप मापन का प्रचलित पैमाना डिग्री सेल्सियस, इसका संकेत ये होता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है, जबकि यहाँ पे ताप का लिखा है केल्विन। ठीक है, लेकिन सामान्य जो दैनिक जीवन है उसमें जो हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही नापते हैं। ठीक, आगे देखते हैं लंबाई का मापन। यहाँ पे देखिए लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है, तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर है, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पे देखिए इंच से संबंधित चीज़ें पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं चाहिए, मैथ्स में ही काम आ सकती हैं। 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और जो 1 फुट होता है उसमें टोटल इंच कितने होंगे? 1 फुट में अगर 12 इंच होते हैं तो 1 इंच में इतने सेंटीमीटर, 12 और 2.5 पाँच चार की गुणा जब करेंगे तो 30.48 आ जाएगा। तो यही आपका 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होगा। 1 गज में कितने 3 फुट होते हैं।
ठीक है, सिर्फ इसको नॉर्मल देखते हैं, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इनको बस आप लोग सुनते जाइए और खुद भी कुछ चीज़ें नोट करते जाइए, जिससे क्या होगा कि दिमाग में मेरी आवाज़ जाएगी और दूसरा आपने लिखा होगा तो वो चीज़ आपको नॉर्मली याद रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी काफ़ी मिलेंगे हमें। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए मानक मात्रक किलोग्राम है। इसे संक्षेप में किग्रा कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। जो देखिए 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल, 10 कुंटल बराबर 1 टन। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप लोग कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, समय की अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। समय का मानक मात्रक सेकंड माना जाता है। ठीक है, समय की अवधि इन सब चीज़ों से इसको नापा जा सकता है, लेकिन जो मात्रा मानक मात्रक होता है वो होता है सेकंड। ताप का मापन, ठीक है, ताप का मानक मात्रक केल्विन है, मानक मात्रक जो है वो है केल्विन, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम लोग डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए ऐसे लिखते हैं और डिग्री सेल्सियस को इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे कुछ और जाने लिखा है, जिस तापमापी से हम अपने शरीर को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें जो ताप है उसकी सीमा क्या है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड तक। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल का मापन। ठीक है, क्षेत्रफल का जो जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग मीटर। ठीक है, हम लोग कोई भी, जैसे अभी हम लोग मैथ्स की जो वीडियो लगाए मतलब क्वेश्चंस लगाए थे, उसमें जितने भी क्षेत्रफल आए या तो उसमें वर्ग मीटर हुआ, ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक, और अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हुआ, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मात्रक जो है आपका वो है आपका मात्रक वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सबके यहाँ पे क्षेत्रफल के सूत्र दिए गए हैं। आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपके मैथ्स में काम आएंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए बस, बाकी कुछ नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक तरीके से इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हो जाता है भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। वृत्त की होती है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, ये त्रिज्या आर से यहाँ पे लिख दिया इसलिए ऐसे लिख दिया, लेकिन सिर्फ होता है, ठीक है, बस समझने के लिए, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैथ्स में मैंने नहीं बताई थी और वहाँ पे कहीं पे थे भी नहीं, लेकिन इनको ध्यान रखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। एयर दिया गया होगा, उसको आपको मीटर में चेंज, मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, कहीं पे आ सकता है ऐसा, इस टाइप से क्षेत्रफल किसी दे दिया है तो एक एयर में होते हैं 100 मीटर स्क्वायर, 100 वर्ग मीटर। ठीक, एक हेक्टेयर में होते हैं 100 एयर। ठीक, या 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, एक डेसिमल में 40 मीटर स्क्वायर, एक एकड़ में 100 डेसिमल, और एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़। ठीक, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये मैथ्स में आ सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए। आयतन का मापन, यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठोस के आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर है। ठीक है, इसे मीटर क्यूब या मीटर, ठीक है, एम क्यूब लिखकर व्यक्त किया जाता है। मीटर क्यूब होता है आयतन का। आयतन देखिए, घन का आयतन देखिए, घन में सभी भुजाएं जो होती हैं सारी तरफ से बराबर होती है। ठीक है, ये त्रिविमी आकृति होती है। ठीक है, इसमें होता है आयतन होता है घन का भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा क्यूब। घनाभ का होता है आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। गोला का होता है 4/3 पाई। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। अर्धव्यास, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, अर्धव्यास बराबर त्रिज्या होती है। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर होता है अर्धव्यास। ठीक, त्रिज्या बराबर अर्धव्यास होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही इसका मात्रक होता है गोले का। द्रव के आयतन का मापन, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1000 घन सेंटीमीटर, इसको 1 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक पानी के बहाव की इकाई है। ठीक है, बहते हुए पानी का जो बहाव है उसको ज्ञात करने के लिए क्यूसेक इकाई का प्रयोग किया जाता है, क्यूसेक। ठीक, ये क्वेश्चन आता भी है, क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें देखना, ये जरूर मिलेगा आपको। अब देखिए गति को देख लेते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन अब कल के बाद से हम लोगों का, कल से मतलब शाम से हमारा 7th क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन अच्छे होंगे। फिर 8th में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखिए गति के प्रकार क्या होते हैं, एक होता है सरल रेखीय गति और एक कई प्रकार होते हैं, इसमें वृत्तीय गति। देखिए सरल रेखीय गति होती है जो नॉर्मली हम लोग चलते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति, देखिए दौड़ते खिलाड़ी की गति आदि सरल रेखीय गति के उदाहरण है, नॉर्मल चल रहे हैं। ठीक है, मार्च पास्ट कर रहे हैं। वृत्तीय गति क्या होता है, ये देखिए
आप एक धागा पकड़िए, इसमें मत देखिए, सीधे पकड़िए, एक धागा पकड़िए, उसमें एक डोरा बांध दिए, मतलब सॉरी एक ईंट या कंकड़ बांध लीजिए छोटी सी, ठीक है, और कोई ईंट का टुकड़ा बांध लीजिए और उसको घुमाइए खूब कस के। तो जो घूमती है चारों तरफ गोला ऐसा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बीच में उंगली में फंसाए हैं और ये ऐसे घुमा रहे हैं लट्टू, सॉरी लट्टू जैसा नहीं, हवा में नहीं, ऐसे 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 घुमाते हैं राउंड राउंड करके। तो ये क्या होगा, ये वृत्तीय गति है और इस गति में हमारी पृथ्वी चलती है। कैसे, ये सूर्य है तो पृथ्वी हमारी ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है सूर्य का, ये हमारी वृत्तीय गति होती है। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा, अतः जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, उसकी गति वृत्तीय कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। ठीक है, देखिए सुई, घड़ी की सुइयाँ होती है वो भी इधर से ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं, तो इस तरीके से ये भी आपकी वृत्ति गति। अब घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन गति जैसे कि लट्टू देखे नाच रहा है, एक जगह पे ही बस अपनी धुरी पे ही नाच रहा है खूब कस के, तो इसको क्या कहते हैं, धुरी। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो उसकी गति घूर्णन कहलाती है। जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार की चाक, ये देखिए घूमती है, ठीक है, घूमती फिरकी की गति, घिरनी की गति आदि घूर्णन गति के उदाहरण है। जैसे पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। ठीक है, तो ये भी इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी के जो दिन रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो वो अपनी घूर्णन गति के कारण, मतलब घूर्णन अक्ष, अपने अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, जबकि घूर्णन गति में वह अपने अक्ष के परिता घूमती है। ठीक है, अपने ही अक्ष पे ही घूमती रहती है। ठीक, अब आवर्ती गति क्या होती है, आवर्ती गति देखिए, इसमें प्रत्येक सुई एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। घड़ियों की सुइयों की गति आवर्ती है। आवर्ती गति क्या होती है, जब देखिए एक गोले में ऐसे घूम रही है, ठीक, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे जा रही है, एक तरीके से ये वृत्ताकार गति होती है, लेकिन ये बार बार रिपीट होती है। फिर थोड़े देर बाद फिर ये ऐसे जाएगी, फिर से ऐसे घूम घूम के पूरे चक्कर लगाती रहती है। तो ये बार बार, जब देखिए यहाँ पे लिखा, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति आदि आवर्ती गति के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आवर्ती गति। ठीक है, ये आवर्ती गति भी है और इसको वृत्ताकार गति भी कहेंगे। ठीक है, आवर्ती तो ये है ही क्योंकि ये बार बार घूम रही है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए दोलन। दोलन देखिए, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे देखिए एक एक डोरा, एक यहाँ पे देखिए, इसको ही समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी मजबूत डोरी लीजिए, उसके एक सिरे पर छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बांध दीजिए। डोरी का दूसरा सिरा किसी आधार या स्टैंड से बांधकर लटका दीजिए। ठीक है, ये इसमें लटका दिया ऊपर। ठीक, और फिर आप पत्थर को किसी एक और थोड़ा सा खींचकर छोड़ दीजिए। पत्थर की गति देखिए, अब देखिए, जब जैसे यहाँ यहाँ पर पत्थर है, ये बीचों बीच में सीधा सीधा पत्थर है। ठीक, ये मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक, ये सीधा सीधा, जब इसको इधर को खींचा, अब जब छोड़ दिया तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, सॉरी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, दोलन गति। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए, दूरी तथा विस्थापन। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम बीच स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ये मार्ग है, ठीक, ये मार्ग मान लीजिए, ये मार्ग है, ठीक, तो यहाँ से चले और सॉरी इसी पे बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, हाँ, तो यही समझिए कि जैसे ये दूरी यहाँ तक, ये इतनी लंबी कोई सड़क है, ठीक, ये सड़क है आपकी, ठीक है, सॉरी गोल बताएं तो ज़्यादा सरल रहेगा। ये सड़क है आपकी, ये ऐसे बीच में ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, इसमें आप चले तो आपकी दूरी क्या होगी, यहाँ से चले आप तो आपकी दूरी होगी यहाँ तक। ये आपकी यहाँ तक कितनी हो गई दूरी, यहाँ से चले और यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर आप चले। ठीक है, यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया और यहाँ तक 12 किलोमीटर, ये आपकी दूरी हो गई। लेकिन जो आपका विस्थापन होगा वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, दोनों के बीच की दूरी जो है, अंतर, ये हो सकता है 100 ही मीटर हो। ठीक है, तो यही इतना ही माना जाएगा। दूरी क्या होती है कि पूरा आप लोग जितना चल के गए हैं। ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप गए हैं, सीधे में बनेगा ही नहीं, यही सर्कल में ही आप समझ गए हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे ये कोई चीज़ बनी है, ठीक, इसमें ऐसे चल के आप जाइए, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँच जाइए। ठीक, तो इसकी जो दूरी होगी वो ए से, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक की सारी दूरी जितना भी चला होगा वो सारा ऐड होगा। जैसे मान लीजिए 12 किलोमीटर आप चढ़े हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो जगह है ये मान लीजिए मुश्किल से 200 मीटर है, तो ये विस्थापन हो जाएगा और ये दूरी हो जाएगी। ठीक, विस्थापन क्या है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है। जैसे आप कहीं जाके, जैसे आपका घर यहाँ पर है, ठीक है,
और आप यहीं से चले, ऐसे घर से चले और लौट के आप आए, यहीं पर आ गए, तो इसकी दूरी तो आप चल के इतनी सारी गए हैं, इतनी सारी दूरी चल के गए हैं, लेकिन विस्थापन जो है तो वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी जगह से अपनी जगह पे वापस आ गए हैं, तो यहाँ पे विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, परंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, दूरी में दिशा का कोई महत्व तो नहीं होता, लेकिन विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, अब चाल वेग, चाल के लिए यहाँ पे वेग के लिए क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक, और इसका मात्रक जो है, चाल का मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये आपने मैथ्स में काफ़ी देखा होगा, दूरी बटा समय। ठीक, अब वो वेग बराबर होता है, वेग होता है, अब यहाँ पे इस प्रकार वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। और इसका भी जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चाल और वेग दोनों का मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब देखिए, यहाँ तो कोई खास चाल, जैसे औसत चाल कहीं पे निकालने के लिए आ जाए तो वहाँ पर जानते हो क्या कर सकते हैं, औसत चाल हमेशा निकलती है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन इसको मैंने ले लिया है, क्योंकि मैंने एक बार मैथ्स की एक वीडियो बनाई थी, तो किसी व्यूअर ने हमसे कहा था कि सर आप तो स्पीडोमीटर लगा के चल रहे हैं, थोड़ा सा धीमे धीमे बताया करें। ठीक है, तो बस भूल जाता हूँ तो थोड़ा स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो चाल मापी इसको क्या कहते हैं, अपने मोटरसाइकिल या कार में 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा, उसके उस पर लिखा होता है। ठीक है, क्या लिखा होता है उस पर, नहीं, जो जो मीटर लगा होता है उसको क्या कहते हैं, चाल मापी या स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताता है। जैसे ऐसे नहीं, ऐसे सुई होती है, वो ऐसे ऐसे चल बढ़ती जाती है, जब स्पीड बढ़ाते हो जब घटाते हो तो नीचे घटती, तो उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक, और जो जो दूसरा मीटर होता है जो बताता है कि आपने मतलब टोटल कितनी दूरी तय की है, वो क्या होता है, ओडोमीटर, जिसमें आपको पता चलता है कि कितने किलोमीटर आप लोग चल चुके हैं, तो वो ओडोमीटर कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो गति और जो मापन है, ये 2 चैप्टर हैं, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी थी जो पूछी भी जा सकती हैं। तो गति और इसका जो 6 क्लास में जो पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी सिर्फ 2 वीडियो ऐसी हैं जो और आएंगी, आपकी 6 क्लास की, और 6 क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 4 दिनों के अंदर। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि बस जब तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ, नहीं तो मैं चाहता तो इसको 1 महीना पहले स्टार्ट करता, 1 महीना पहले स्टार्ट कर देता, मुझे सोचता व्यू मिलेंगे, ये है वो है, लेकिन जब तक मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे सर साइंस स्टार्ट करिए, मुझे कोई शौक नहीं है कि काफ़ी दिन बाद इसको स्टार्ट करें, लेकिन जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं जॉब के लिए। ठीक है, काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान है, और काफ़ी उल्टा सीधा भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो मैं सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि वैकेंसी 1504 है सिर्फ आपकी, आप लोग पूरा 100% एफर्ट दें, अपना 100% एफर्ट दें, 1504 वैकेंसी जो अध्यापक पद के लिए हैं। ठीक है, पूरा एफर्ट करें अपनी तरफ से, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मतलब उस तरीके से ना लें जो माइंड पे आपके प्रेशर दे। ठीक है, मेन आपका टारगेट ये है, मैं भरोसा दिलाता हूँ, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आपकी 2021 है इसमें जॉब लग जाएगी। ठीक, आपकी जॉब लग जाएगी, आप परेशान मत होइए, आपकी 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी सितंबर में प्राइमरी की वैकेंसी ज़रूर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कोई प्रेशर ना लें, बहुत ज़्यादा मेहनत खूब अच्छे से करें और कोशिश करें कि आपकी जॉब लग जाए, जूनियर में ही लग जाए। ठीक है, जिसकी भी लग जाए, मैं विश करूंगा कि सबकी लग जाए जितने लोग हैं। ठीक है, लेकिन वही 1500 लोग लग सकते हैं, और कुछ लोगों ने अभी मैथ्स बायो वाले थे, उन्होंने मैथ्स अभी स्टार्ट किए है, बायो साइंस अभी सही से उनकी नहीं तैयार है, बायो मैथ्स किसी की मैथ्स अच्छे से तैयार नहीं, कम टाइम मिला है, तो प्लीज़ परेशान ना हो। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी करते जाएं, और ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी, आपका लक अच्छा होगा, तो आपको इसमें भी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, तो और काफ़ी जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने मेरे जानने वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, और उनकी पहले से ही मैथ साइंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो लोग भी अभी वैसे तो जो प्राइमरी की भर्ती के लिए तो वो तो कतई आश्वस्त हैं कि उनकी जॉब पक्का ही लग जाएगी, लेकिन वही जूनियर की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेहनत अपनी जारी रखे हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, मैं वैसे फालतू की बकवास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। ठीक है, तो अपनी परेशानी को थोड़ा सा अभी संभाल के रखें, और 2021 में टेंशन ना लें, सिर्फ अपनी मेहनत करें जितनी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।